डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल फॉर ए रिएक्शन which follow first order kinetics, rate constant given by this mathematical expression. Using this mathematical expression we have to determine activation energy and pre-exponential factor. हमने अरेनियस इक्वेशन स्टडी की थी। इक्वेशन क्या है? log k इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t प्लस लॉग ए। ये यहां पर क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसको हम इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेते हैं। नाउ कंपेयर विद गिवन इक्वेशन। अगर हम गिवन इक्वेशन के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं? ये और ये सेम है। इसका मीनिंग ए बाई 2.303 आर किसके इक्वल है? 2000 के इक्वल है। ए हमें कैलकुलेट करना है 2000 इंटू 2.303 इंटू आर। अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी को कैलोरी की फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आर की वैल्यू आप 2 पुट कर दें। इसको सॉल्व कर लें, आपको आंसर कैलोरी में मिल जाए। दूसरा हमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना था। लॉग ए किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। आपको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कैलकुलेट करना है तो लॉग हटाना पड़ेगा। अगर आप बेस 10 लॉग को हटाते हैं तो जो भी सामने वाली टर्म होगी वो 10 की पावर में चली जाएगी। तो यहाँ पर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू क्या है? 10 पावर इज टू 6। क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल फॉर ए रिएक्शन विच फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है तो एट 300 केल्विन वी हैव टू डिटरमाइन रेट कांस्टेंट एट 350 केल्विन। रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी दिया हुआ है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है? जब आप 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट कितने टाइम्स हो रहा है? तो इस प्रॉब्लम को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले 300 केल्विन पर जो रेट कांस्टेंट था वो कितना है? 2 है अकॉर्डिंग टू दिस। अब आपने अगर 310 किया तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा? ये हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट बता रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, तो इसका मीनिंग ये क्या होगा? 6 होगा। 320 किया, फिर से 3 टाइम्स करना होगा तो ये कितना हो जाएगा? 18। फिर 330, फिर 3 टाइम्स करना है 54। फिर हम टेम्परेचर 10 केल्विन इंक्रीज कर रहे हैं, फिर से 3 टाइम्स होगा तो अब ये कितना हो जाएगा? 162। इसका हम 3 टाइम्स कर रहे हैं। अब आप 350 केल्विन कर रहे हैं तो उस केस में फिर से आपको 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम्स कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट क्या होगा? 486। तो यहां पर टेम्परेचर चेंज करने पर रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये हमारा आंसर होगा। या फिर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें क्या करना है? एक रिलेशनशिप का यूज करना है। नया रेट कांस्टेंट क्या होगा? ऑल रेट कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर कोएफिशिएंट पावर टोटल चेंज इन टेम्परेचर
बाय 10। तो यहां पर ऑल रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है 2, टेम्परेचर कांस्टेंट कितना दिया हुआ है 3, टोटल चेंज इन टेम्परेचर कितना है 350 माइनस 300 50, उसको हमें किससे डिवाइड करना है 10 से। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 3 पावर 5। फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो ये भी आपको क्या मिल रहा है 486। यहाँ पर जो यूनिट है वो क्या होगी पर मिनट होगी। तो जब भी हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट इस रिलेशनशिप का यूज कर डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर ये रिलेशनशिप भूल जाए तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अनदर न्यूमेरिकल फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 2 एट 400 केल्विन। अब हम टेम्परेचर 420 केल्विन कर रहे हैं तो हमने क्या ऑब्जर्व किया रेट कांस्टेंट क्या हो गया 8 हो गया। इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए हमें एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो जब भी हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो हमें अरेनियस इक्वेशन का यूज करना है। अकॉर्डिंग टू अरेनियस log K2 by K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। नया रेट कांस्टेंट क्या है 8, ओल्ड क्या था 2, एक्टिवेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। आर की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, अगर हमें कैलोरी में कैलकुलेट करनी है तो आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे। टेम्परेचर T1 क्या दिया हुआ है 400 केल्विन, T2 क्या दिया हुआ है 420 केल्विन। अब हमें इसे सोल्व करना है। log 8/2 क्या होगा log 4। log 4 की वैल्यू क्या होती है 0.6020, अप्रोक्सीमेटली आप 0.6 लिख सकते हैं। ये आपको मिलेगा 20/400 इंटू 420। इसको सोल्व कर लें, आपको एक्टिवेशन एनर्जी किस में मिल जाएगी कैलोरी में मिल जाएगी। तो जब भी हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमें अरेनियस इक्वेशन का यूज करना है टू डिटरमाइन रेट कांस्टेंट और टू डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर अरेनियस इक्वेशन क्या है log K2 by K1 इक्वल टू E अपॉन 2.303 R इंटू 1 by T1 माइनस 1 by T2। तो अगर यहाँ पर K2 ऊपर है तो T2 फार अवे होगा, K1 अगर आपने ऊपर रखा तो T1 फार अवे होना चाहिए। इस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को ध्यान रख सकते हैं। क्लियर। इन दिस न्यूमेरिकल हमें क्या दिया हुआ है, एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है जो प्रोसीड हो रही है 500 केल्विन पर। अगर हम सेम रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो हमें टेम्परेचर क्या चाहिए 400 केल्विन। सेम रिएक्शन को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में प्रोसीड कर रहे हैं एट सेम रेट तो टेम्परेचर चाहिए हमें 400 केल्विन। जब हम कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो कितने कम हो रही है 20 किलो कैलोरी कम हो रही है। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए हमें एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर दो पार्ट हैं, एक कैटालाइज और एक अनकैटालाइज। फॉर कैटालाइज रिएक्शन रेट कांस्टेंट क्या होगा फ्रीक्वेंसी फैक्टर इनटू ई पावर माइनस ई कैटालाइज अपॉन आरटी। यहाँ टेम्परेचर कितना है, कैटालाइज के केस में टेम्परेचर है 400, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। फॉर अनकैटालाइज
नॉर्मल रेट कांस्टेंट लिख देते हैं इक्वल टू फ्रीक्वेंसी फैक्टर इनटू ई पावर माइनस ई ए, अनकैटलाइज्ड को नॉर्मल वे में लिख सकते अपॉन आर इंटू टी। यहां पर टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन। दोनों केस में जो रेट है वो सेम है, सिंस रेट इज सेम फॉर रिएक्शन, तो जो के कैटालाइज्ड है वो के अनकैटालाइज्ड के इक्वल होना चाहिए। इसका मीनिंग ए इंटू ई पावर माइनस ई ए कैटालाइज कितना होगा, ई ए अनकैटालाइज माइनस जितना कम हुआ, कितना कम हुआ है बाय 20 कम हुआ है, अपॉन आर इंटू 400। ये किसके इक्वल होगा, ए इंटू ई पावर माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 500। तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर से फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या हो रहा है, कैंसिल। अब ये दोनों इक्वल, बेस सेम है तो पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई ए माइनस 20 अपॉन आर इंटू 400। देखो यहाँ भी नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव को कंसिडर ही नहीं कर रहा। तो ई ए अपॉन आर इंटू 500, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर लें, ई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ये आपको मिलेगी किलो कैलोरी पर मोल। क्लियर है। तो यहां पर जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है, तो न्यू एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ओल्ड के कंपैरिजन में 20 कम। क्लियर। अनदर न्यूमेरिकल, for a reaction in which reactant A get converted into product, follow zero order kinetics। हमें हाफ लाइफ टाइम निकालना है, रेट कांस्टेंट और इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है। जीरो ऑर्डर के लिए हमने हाफ लाइफ टाइम की रिलेशनशिप स्टडी की थी, क्या थी, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2K। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 बाय K। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये रिलेशनशिप तभी वैलिड है जब यहाँ कोएफिशिएंट क्या हो 1 हो, लेकिन इस रिएक्शन में यहाँ कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है 2। तो जो रिलेशनशिप हमने वहां पर ड्राइव की थी वो हर केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यहां पर हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इन टर्म्स ऑफ क्या होगा 1/2 माइनस डी अपॉन डी टी। अगर हम रेट ऑफ डिस्पेरेंस को जो भी कोएफिशिएंट दिया हुआ उससे डिवाइड कर दें तो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। ये रिएक्शन किसको फॉलो कर रही है, जीरो ऑर्डर को, तो इसका मीनिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पावर 0। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा तभी हम उसे क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर। तो यहां पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, डी इक्वल टू -2K dt। अगर हम इसे रीअरेंज करें तो यहां पर अगर आप इंटीग्रेशन लेंगे बोथ साइड तो डी का इंटीग्रेशन क्या होगा, a होगा। यहां पर ये कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा। इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिख रहे हैं, तो यहां पर हम पहले भी डेरिवेशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो किसके इक्वल आई थी, इनिशियल कंसंट्रेशन के। ये अब जीरो ऑर्डर की एक्सप्रेशन, तो जो भी कोएफिशिएंट है वही रेट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हाफ लाइफ टाइम निकालना है,
तो इस इक्वेशन में प्रेजेंट कंसंट्रेशन को किसके इक्वल पुट करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। तो अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ यहां पर पुट करते हैं, टी की जगह आप टी हाफ लिखेंगे और इसे रीअरेंज कर रहे हैं, तो आपको ये क्या मिल रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 4k। पहले आप लिख रहे थे इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2k, जो कोएफिशिएंट यहां पर आया है उससे आप डिवाइड करते हैं हाफ लाइफ टाइम वाली इक्वेशन को, तो डायरेक्टली आपको वो रिलेशनशिप मिल जाएगी। तो ये हाफ लाइफ टाइम की रिलेशनशिप है। तो यहां पर हमें हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करना है। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या दी हुई है, 500, रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, 100। सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 1.25, और इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी, क्योंकि यहाँ टाइम किसमें, सेकंड के अंदर। तो जब भी आपके पास यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 से कुछ अदर दिया हुआ है और आपको हाफ लाइफ टाइम निकालना है, जो नॉर्मल इक्वेशन आपने ऑब्टेन की थी, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 4k आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन in which reactant A get converted into product B। ग्राफ आपको दिया हुआ है, ग्राफ देखने से हमें पता चल रहा है जिस टाइम A और B की कंसंट्रेशन इक्वल हो रही है तब टाइम कितना हम प्रोसीड कंप्लीट कर चुके हैं, 48 मिनट्स रिएक्शन को प्रोसीड कर चुके हैं। हाफ लाइफ टाइम आपको 24 मिनट्स दिया हुआ है। इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए हमें n की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो यहां पर रिएक्टेंट ए और प्रोडक्ट बी, इनिशियली अगर हम देखें सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा, हम अज्यूम कर रहे हैं इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट। प्रोडक्ट इनिशियली प्रेजेंट नहीं है तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, 0। 48 मिनट के बाद हम अज्यूम कर रहे हैं बी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एक्स। तो ये कितना कंज्यूम होगा, अगर ये 1 प्रोड्यूस होता है तो ये n कंज्यूम हो रहा है, अगर ये x प्रोड्यूस हुआ है तो ये कितना कंज्यूम होगा, nx। बचेगा कितना, a नॉट माइनस nx। तो हम क्या देख रहे हैं, 48 मिनट पर इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो रही है। क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, a नॉट माइनस nx मस्ट बी इक्वल टू x। तो यहां पर a नॉट आपको क्या मिल रहा है, nx प्लस x। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लें। अब हमें इसका यूज करना है। हाफ लाइफ टाइम 24 मिनट दिया हुआ है, इसका मीनिंग टाइम t इक्वल टू 0 पर अगर a नॉट प्रेजेंट था तो 24 मिनट पर क्या प्रेजेंट होगा, a नॉट बाई 2। फर्दर 24 मिनट अगर हम प्रोसीड करते हैं तो कितना बच जाएगा, a नॉट बाई 4। तो यहां पर ये रिमेनिंग अमाउंट है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, a नॉट माइनस nx किसके इक्वल है, a नॉट बाय 4 के इक्वल है। अब आपको nx कैलकुलेट करना है, तो nx क्या होगा, a नॉट माइनस a नॉट बाय 4। सॉल्व कर रहे हैं तो 3a नॉट बाय 4 मिल रहा है। इसको हम इक्वेशन 2 एज्यूम कर लें। यहां पर हम वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ nx इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अगर हम पुट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है,
ए नॉट इक्वल टू 3a0/4 प्लस एक्स। तो यहां पर 3a0/4 और a0 को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आपको मिल रहा है a0/4। तो x की वैल्यू a0/4 आ गई है। अब आप यहां पर x की वैल्यू पुट करें, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो आपको क्या मिल रहा है n इंटू a0/4 इक्वल टू 3a0/4। तो a0/4 से a0/4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। n की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। फिर से आप देख लें, सबसे पहले हमने इसका यूज किया, तो यहां पर हमने क्या देखा, 48 मिनट के बाद इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है। इस टाइम कंसंट्रेशन इसकी कितनी है, a0 माइनस nx, और इसकी कितनी है x, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो यहां पर आपको a0 की टर्म में एक इक्वेशन मिल गई है। ऐसे अब हमने हाफ लाइफ टाइम का केस यूज किया। 24 मिनट हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, तो 24 मिनट के बाद हम a0/2 पर पहुंच जाएंगे, 48 मिनट के बाद a0/4 पर। तो ये क्या है, रिमेनिंग अमाउंट है। रिमेनिंग अमाउंट ए का कितना था, a0 माइनस nx। तो a0 माइनस nx किसके इक्वल है, a0/4 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहां से आपको nx की वैल्यू मिल रही है 3a0/4। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। जब हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं तो आपको x की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। पुट करने पर a0/4 कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 3 मिल रही है। क्लियर। अनदर न्यूमेरिकल फॉर रिएक्शन, यहाँ पर रिएक्टेंट ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ एनर्जी चेंज हो रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है इस रिएक्शन के लिए। इसके रिवर्स रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, अगर हम डेल एच का साइन दिया हो हमें, उसका यूज कर भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक, या फिर हमें रिएक्शन के साथ हीट की कुछ इंफॉर्मेशन हो। अगर हम रिएक्टेंट साइड हीट लिखते हैं तो वो एंडोथर्मिक है, प्रोडक्ट साइड लिखते हैं तो एक्सोथर्मिक है। तो यहां पर हम प्रोडक्ट साइड हीट लिख रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो यहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है, ये किसके लिए दी हुई है, फॉरवर्ड के लिए दी हुई है। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। हमें जो एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है इसके उल्टे के लिए निकालनी है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ग्राफ का यूज कर कर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ये कर्व ऐसे क्यों ली है, क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होनी चाहिए। कितना कम होगा, जो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर 20 है, तो इसका मीनिंग ये जो डिफरेंस है ये 20 का होना चाहिए। फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये आपको दी हुई है 15। जो पीक है और रिएक्टेंट की एनर्जी है उसके बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। यहाँ पर ये जो हाइट है, यहाँ पर ये हाइट में जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब हमें बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, यानी प्रोडक्ट और पीक के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो बैकवर्ड की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या मिल रही है, इन दोनों का सम 35। तो इस तरीके से हम ग्राफिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ये।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल फॉर गिवन रिएक्शन, यहाँ पर हमें रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, ये सब इंफॉर्मेशन दी हुई है। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन हमें रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना। हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस से कैसे रिलेटेड है। जो भी कांस्टेंट आपको दिख रहा हो उससे आप डिवाइड करते हैं। तो इसका मीनिंग हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस dN2O5 अपॉन dt। यहाँ कांस्टेंट 1 है तो इसलिए हमने 1 से डिवाइड किया। ये रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ N2O5। NO2 की टर्म में क्या होगा, कांस्टेंट यहाँ पर 2 है इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 1/2 प्लस dNO2 बाय dt। यहां पर आप देखें कांस्टेंट क्या 1/2, अगर हम 1/2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मीनिंग हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 इंटू प्लस DO2 बाय dt। अब हमें K1, K2 और K3 में रिलेशनशिप निकालनी है। ये किसके इक्वल है, K1 N2O5 के। ये किसके इक्वल है, K2 N2O5 कंसंट्रेशन। बाहर 1/2 है तो 1/2 देखती है। यहां पर अगर हम देखें ये किसके इक्वल है, K3 N2O5 कंसंट्रेशन। N2O5 कंसंट्रेशन कॉमन है, कैंसिल हो जाएगी। अब हम इसको फर्दर अरेंज करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, तो पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू 4K3। ये रिलेशनशिप है K1, K2 एंड K3 के बीच में। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा है इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की रिलेशनशिप N2O5 के साथ दी हुई है, उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। N2O5 यहाँ पर आपको कॉमन मिल रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा, आपको K1, K2 और K3 में रिलेशनशिप मिल जाएगी। क्लियर। फैक्टर्स विच डिसाइड रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट फैक्टर है नेचर एंड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर हम रिएक्टेंट अलग अलग लेंगे, किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में एटम्स डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होंगे, किसी में ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू, किसी में सिंगल बॉन्ड के थ्रू, इसका मीनिंग वहां पर जो बॉन्ड एनर्जी है वो अलग अलग है। जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतना डिफिकल्ट होगा रिएक्टेंट को रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना। हमने स्टडी किया हुआ है नाइट्रोजन केमिकली इनर्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो रिएक्शन में इजिली पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड वालों की रिएक्टिविटी डबल बॉन्ड वाले से ज्यादा होगी, डबल बॉन्ड वाले की ट्रिपल बॉन्ड वाले से ज्यादा होगी। मीन्स अगर बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओवरऑल एनर्जी चेंज हमें देखना होता है। जितनी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। तो ये हम नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। अगर हम स्टेट की बात करें, हमारे पास सेम रिएक्टेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी। ये सब टेम्परेचर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। कोलिजन थ्योरी में हमने स्टडी किया था रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। सॉलिड में पार्टिकल मूव ही नहीं कर सकते हैं तो कोलिजन होने के चांसेस ही नहीं है। लिक्विड में पार्टिकल स्लोली मूव करते हैं
तो वहां पर कोलाइड कर सकते हैं, लेकिन गैस में पार्टिकल और फास्टली मूव करते हैं, तो वहां पर कोलिजन के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। तो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं गैसियस फ्यूल का जो कंबशन होता है वो फास्टेस्ट होता है, उसके बाद लिक्विड, और सबसे स्लो सॉलिड फ्यूल कंबस्ट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, जिसकी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब तक कोलाइड नहीं करते हैं तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। अगर हम सिर्फ सॉलिड को कंसिडर करें, सॉलिड में दो सिचुएशन हो सकती हैं, एक पाउडर, एक में कंप्लीट पीस की हम बात करें। किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, पाउडर का। जितने ज्यादा पार्टिकल सॉलिड के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं उतने ज्यादा चांसेस होंगे उनके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के। हमारे पास वुड है, अगर हम उसको कंबस्ट करें एज ए सिंगल पीस तो कंबशन स्लोली होगा। अगर आप उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दें तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो चुका है, तो जिससे कंबशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो पाउडर्ड कोल फास्टली कंबस्ट होता है इन कंपैरिजन टू पीस ऑफ कोल। तो स्टेट और नेचर के बेस पर ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतने कम रिएक्टिविटी होगी। आउट ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस, गैस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसलिए उनकी रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज्यादा। सॉलिड फ्यूल में हमारे पास दो सिचुएशन हो सकती है, एक पाउडर फॉर्म, एक पीस फॉर्म। पाउडर फॉर्म में ज्यादा सरफेस एरिया होता है, ज्यादा पार्टिकल एक्सपोज होंगे, जितने ज्यादा पार्टिकल एक्सपोज होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, रिएक्टिविटी। सेकंड फैक्टर, टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी, वो अब हमें कम चाहिए। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट जब कम होगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज। अगर हम कैटालिस्ट का यूज करते हैं, कैटालिस्ट क्या करते हैं, हमें एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करते हैं जिसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट मींस एक्टिवेशन एनर्जी कम है इन कंपैरिजन टू अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, इसलिए वहां पर भी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये हमें एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर रहा है जिसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है, कम है, इसलिए रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की स्पीड को डिसाइड करते हैं। अब हम कवर करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर सेकंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन क्या होगी, जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए लिखी थी उसी टाइप की है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं। यहाँ पर प्रेजेंट कंसंट्रेशन थी, यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल ऑफ प्रेजेंट कंसंट्रेशन लिया। यहाँ पर नेगेटिव केटी था, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, प्लस केटी ले लिया। यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन थी और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, रेसिप्रोकल ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ये सेकंड ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन। nth ऑर्डर के लिए क्या होगी, nth ऑर्डर की भी सिमिलर टाइप की है। ये जो सब रिलेशनशिप है ये हमने किससे ऑब्टेन की है, इंटीग्रेशन मेथड से।
सेकंड ऑर्डर की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें याद रखने की जरूरत है, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के केस आएंगे। ये nth ऑर्डर के लिए। अगर आपको हाफ लाइफ टाइम की रिलेशनशिप निकालनी हो तो उस केस में प्रेजेंट कंसंट्रेशन को किसके इक्वल पुट करोगे, हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप हाफ लाइफ टाइम की एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं। अब हम स्टडी कर रहे हैं अब हम कवर करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर सेकंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन क्या होगी, जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए लिखी थी उसी टाइप की है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा उल्टा कर रहे हैं। यहाँ पर प्रेजेंट कंसंट्रेशन थी, यहाँ पर हमने रेसिप्रोकल ऑफ प्रेजेंट कंसंट्रेशन लिया। यहाँ पर नेगेटिव केटी था, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, प्लस केटी ले लिया। यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन थी और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, रेसिप्रोकल ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ये सेकंड ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन है। nth ऑर्डर के लिए क्या होगी, nth ऑर्डर की भी सिमिलर टाइप की है। ये जो सब रिलेशनशिप है ये हमने किससे ऑब्टेन की है, इंटीग्रेशन मेथड से। सेकंड ऑर्डर की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें याद रखने की जरूरत है, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के केस आएंगे। ये nth ऑर्डर के लिए। अगर आपको हाफ लाइफ टाइम की रिलेशनशिप निकालनी हो तो उस केस में प्रेजेंट कंसंट्रेशन को किसके इक्वल पुट करोगे, हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप हाफ लाइफ टाइम की एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रेलेवेंट कोई न्यूमेरिकल हो जिसमें हमें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दी हुई है, एट टाइम t1 पर कंसंट्रेशन दी हुई है, टाइम t2 पर कंसंट्रेशन दी हुई है, तो उस केस में हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर टाइम t इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन टाइम t1 पर कंसंट्रेशन हमें पता है, टाइम t2 पर भी हमें कंसंट्रेशन पता है, और हम ये कह रहे हैं t2 t1 से क्या है, ज्यादा। तो इस केस में हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन हम अज्यूम कर रहे हैं A1 और इसके कोरस्पॉन्डिंग A2। तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की एक्सप्रेशन क्या होगी, T2 माइनस T1, ये टाइम इंटरवल इक्वल टू 2.303 बाय रेट कांस्टेंट लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह हम लिखेंगे टाइम T1 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है अपॉन टाइम T2 पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है। हम इसका यूज करेंगे जब आपको टाइम t इक्वल टू 0 पर कॉन्सेंट्रेशन के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। क्लियर। पैरेलल पाथ रिएक्शन ऑर्गेनिक में हमने स्टडी किया है, सिंगल रिएक्टेंट से आपको मल्टीपल प्रोडक्ट मिलते हैं, क्योंकि डिफरेंट पाथ में आपको डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट मिलते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल पाथ रिएक्शन। तो यहां पर हम एक रिएक्शन अज्यूम कर रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट ए से बी भी बन रहा है और सी भी बन रहा है। यहां पर रेट कांस्टेंट है K1 और यहां पर रेट कांस्टेंट क्या है, K2। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होगा, K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टोटल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इन दोनों का सम।
अगर हमें यहाँ पर परसेंटेज ऑफ बी निकालनी है तो हम कैसे निकाल लेंगे? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल रेट इनटू 100। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या है? K1 ए। टोटल रेट क्या है? K1 ए प्लस K2 ए। परसेंटेज के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए यहाँ पर कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ बी हम कैसे निकाल सकते हैं? रेट कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ बी अपॉन सम ऑफ ऑल रेट कांस्टेंट इनटू 100। ऐसे हम परसेंटेज ऑफ सी निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? K2 बाय K1 प्लस K2 इंटू 100। अब हम एक केस कंसिडर करने जा रहे हैं जहां पर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है। ओवरऑल ऑर्डर क्या है? सेकंड ऑर्डर। लेकिन पार्टिकुलर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? फर्स्ट है। तो यहां पर रेट एक्सप्रेशन क्या होगी? कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर 1। हम अज्यूम कर लेते हैं ए तो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऐसे ही स्मॉल बी है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी। ए माइनस एक्स है प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी माइनस एक्स प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ बी है। इस केस में हम अज्यूम कर रहे हैं सेम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। ऐसा अगर कोई केस आ जाए जिसमें ओवरऑल रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो तो सेकंड हो, लेकिन पार्टिकुलर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में क्या हो? फर्स्ट हो। तो उस केस में हमारी एक्सप्रेशन क्या होगी? T इक्वल टू 2.303 बाय K इंटू ए माइनस बी लॉग बी इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए इंटू बी माइनस एक्स। इसका हम यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर हमें ये रिलेशनशिप ड्राइव करनी है तो हम क्या कर सकते हैं? रेट को जूम कर लेते हैं dx बाय dt इक्वल टू k इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। अब हम बहुत सारे इंटीग्रेशन लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली आपको ये रिलेशनशिप मिलेगी। क्लियर? अब हम रिलेट करने जा रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और सिक्वेंशियल रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिलेट कर सकते हैं। आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी ए में कन्वर्ट हो रहा है। फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट आपको दिया होगा। इनिशियली अगर आप कंसिडर करें इसकी कंसंट्रेशन ए नॉट थी, प्रोडक्ट बनाए नहीं, जीरो। इक्विलिब्रियम पर ये कुछ कंज्यूम हुआ, कितना बच जाएगा? ए नॉट माइनस एक्स। ये कितना बना होगा? एक्स बना होगा। अकॉर्डिंग टू कोएफिशिएंट हम इसको रिलेट कर सकते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखें ये बी से बन रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या है? के बी इनटू प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ बी, जिसको हम यहां पर एक्स ले लें। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा? के एफ
इंटू परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए। परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है? ए नॉट माइनस एक्स। अगर आप ध्यान से देखें, ए यहां पर बन भी रहा है और ए यहां पर कंज्यूम भी हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन रेट, फॉरवर्ड में बी बन रहा है, माइनस बैकवर्ड रिएक्शन रेट। बैकवर्ड रिएक्शन में किसकी फॉर्मेशन हो रही है? ए की फॉर्मेशन हो रही है। इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो उस केस में हम इसको जीरो पे इक्वेट कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके ऊपर प्रॉब्लम्स रेयर ही आती हैं, लेकिन अगर आपको रिलेट करना हो तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन रेट माइनस बैकवर्ड रिएक्शन रेट। अब हम सीक्वेंशियल रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, तो यहां पर एक सीक्वेंस चल रही है। तो यहां पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा? मान लो यहां पर रेट कांस्टेंट K1 है और यहां पर क्या है? K2। तो ये होगा K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ऐसे ही रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, या फिर हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी कह सकते हैं। क्या होगा? K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा? कितना बना? K1A। कंज्यूम कितना हो रहा है? K2B। अगर हम स्टेडी स्टेट करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? जितने बी के मॉलिक्यूल बन रहे हैं उतने बी के मॉलिक्यूल क्या हो जाने चाहिए? कंज्यूम हो जाने चाहिए। मींस बी की जो कॉन्सेंट्रेशन है उस टाइम पर क्या होनी जानी चाहिए? कांस्टेंट हो जानी चाहिए। अगर स्टेडी स्टेट रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस केस में जो रेट होना चाहिए क्या हो जाना चाहिए? वो जीरो हो जाना चाहिए। क्लियर?